सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास चला रहे हैं, ये आपको पता है दोस्तों। और हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं हर चैप्टर के, उसके बाद उसके अति लघुत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग का जो बाल विकास विषय है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने आपके फर्स्ट चैप्टर में बाल विकास की अवस्थाएं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंतर्गत आपके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करवा दिया था। अब हम इसके अति लघुत्तरी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इससे पहले की, जो हमने बहुविकल्पी क्वेश्चंस का करवाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज और आपको बताना है दोस्तों, अगर अभी तक आपने बाल विकास विषय को सही से सीरियसली नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो इसके लिए भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका पूरा बाल विकास हर एक चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो को अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चंस को। अति लघुत्तरी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 21 से हम देखेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो है लघुत्तरी क्वेश्चंस। लघुत्तरी क्वेश्चंस भी हम आपको पढ़ा देंगे अगर समय बचता है एग्जाम से पहले। तो अति लघुत्तरी क्वेश्चंस को आप देखिए। समान के समान अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है, यह वंशानुक्रम के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये आता है समानता के नियम के अंतर्गत, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल विकास की किसी एक परिभाषा का उल्लेख कीजिए। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, बाल विकास के दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। बाल विकास के दो क्षेत्र, बालकों के वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। ये दोस्तों ये बाल विकास के दो क्षेत्र हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो रिवीजन क्लासेस हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस, इनको लाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से सभी चैप्टर्स को अपने तैयार करते हुए चलें और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे ना छूटने पाए, तो उनको भी यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? बालक की वृद्धि किशोरावस्था के बाद रुक जाती है। आप सभी को पता है कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था होती है, कहीं कहीं 13 से 19 वर्ष भी दिया होता है। दोस्तों, ये जो अवस्था होती है, इसके बाद जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। वृद्धि की मतलब जो बच्चे की लंबाई बढ़ती है वो रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि और विकास में अंतर तो आपको पता ही है कि जो वृद्धि होती है वो निश्चित अवस्था तक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों, जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की जो एज होती है वो होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, और कहीं कहीं आपको 5 से 12 वर्ष भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? तो राइट आंसर होगा इसमें शैशवावस्था। बालक, इसमें आप देखेंगे बालक अक्सर रोना शुरू कर देते हैं। अगर वो कुछ कोई सामान लिया है, खिलौना लिया, कुछ भी लिया, अगर उससे किसी ने छीन लिया तो रोना शुरू कर देता है। उसके फेस पर अगर वो हैप्पी है तो वो उसके फेस पर नजर आएगा, वो खुश रहेगा। बनावटी खुशी नहीं होती है बच्चों के अंदर, जो उनके अंदर जैसी भावना होती है वही उनके चेहरे पर प्रकट होती है। तो इस तरीके से जो उनका हाव भाव होता है, उनका रोने का मतलब कोई भी चीज जो भी वो करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें शैशवावस्था में होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? दोस्तों, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े ही तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था कहा है। इसके अलावा आप ऐसे भी बोल सकते हैं किशोरावस्था बहुत ही तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। तो स्टैनले हॉल की जो परिभाषा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिए। और दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को परिभाषाओं का वीडियो बताया हुआ है। मनोविज्ञान में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उन सभी को मैंने पढ़ा दिया है। 2 वीडियो में मैंने बताया है पूरा सभी मनोविज्ञान की जितनी भी परिभाषाएं हैं आपके बाल विकास से लेकर के
जो भी सीखने की अवस्था या फिर सीखने के नियम, सभी पर मैंने ऑलरेडी एक अलग 2 अलग वीडियोस बनाए हैं दोस्तों। पूरे 2 वीडियो में कंप्लीटली मैंने खत्म कर दिया है। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है? बहुत ही इजी है। पर्यावरण दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। यानी कि जिसने हमें चारों ओर से ढका। आप चारों ओर अपने देखेंगे तो आपको पेड़ पौधे, आपको प्रकृति ही नजर आएगी, तो यही हमारा पर्यावरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, वातावरण की कोई एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस वर्ड के शब्दों में दिया हुआ है वातावरण की परिभाषा, आप ध्यान से देखिएगा। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। यानी कि आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिखती हैं, चाहे वो आसपास के घर हो, बिल्डिंग्स हो, आपके आसपास के पेड़ पौधे हो, जो भी चीजें आपको घेरे हुए हैं, वो सभी चीजें क्या है आपके लिए वातावरण कहलाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता पिता के समान होते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है सोरेनसन का। सोरेनसन का कथन दोस्तों यहाँ पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही सही हो। ये आप सभी लोग को अच्छे से पता है। ऐसा नहीं कि केवल बुद्धिमान माता पिता के बच्चे ही बुद्धिमान होते हैं, साधारण माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान हो सकते हैं। लेकिन ये सोरेनसन की परिभाषा है, तो आपको परिभाषा याद रखनी है कि किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है, विभिन्नता के नियम से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्नता का नियम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएशन के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर के कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये आप सभी लोग को पता है। जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि साधारण माता पिता के बच्चे बुद्धिमान ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीन का फर्क होता है और आनुवांशिकता होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल माता पिता का ही रंग रूप बच्चों को मिले, माता पिता की जैसे ही बुद्धि बच्चों को मिले, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें भिन्न होती हैं, तो यहाँ पर इसीलिए भिन्नता का नियम भी दिया गया है, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, पुरुष एवं स्त्री के प्रत्येक कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये आप सभी को पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुष और स्त्री प्रत्येक के कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 पुरुष के पास होते हैं, 23 स्त्री के पास होते हैं। आप देखिए संयुक्त कोष में, क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, यानी कि पुरुष और स्त्री के मिला करके 23 गुणसूत्र, ये 23 जोड़े बना लेते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कितने गुणसूत्र होंगे? टोटल 46 होंगे, लेकिन अगर जोड़ों की बात होगी तो 23 जोड़े होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, तुम मुझे 1 दर्जन बालक और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया? दोस्तों यह विचार वॉटसन ने दिया था। वॉटसन ने कहा था तुम मुझे बालक दो, मैं उसे उसके वातावरण के अनुसार उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कितने पक्षों का अध्ययन किया? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित 4 पक्षों का अध्ययन किया। और दोस्तों वो 4 पक्ष कौन कौन से हैं अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं लिखिए। दोस्तों यही क्वेश्चन सेम ऊपर भी था। तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं। तो चारों अवस्थाओं में सबसे पहले है संवेदी पेशी अवस्था अथवा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। इसके बाद तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और लास्ट में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो ये होती हैं बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। और दोस्तों अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चंस को उसमें बहुत ही अच्छे से सभी अवस्थाओं को
पूरा डिटेल में पढ़ाया है और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, तो आप आसानी से उसको देख करके समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था का क्या कहलाती है? तो तीसरी अवस्था दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक के आगे जो भी चीजें उसके सामने होती हैं उनको देख करके वो उनके विषय में बात कर सकता है और उसको प्रत्यक्ष चीजें ही समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये तीसरी अवस्था होती है जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का वर्णन किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 प्रक्रियाओं में किया है? तो दोस्तों जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन आत्मसातीकरण एवं समंजन उपक्रियाओं में किया है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है आत्मसातीकरण किसे कहते हैं, समंजन और उपक्रियाओं में किस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को, 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया है जीन पियाजे के सिद्धांत को। पहले में मैंने आत्मसातीकरण को अच्छे से समझाया है, समंजन क्या होता है इसके विषय में बताया है, उसके बाद दूसरे पार्ट में मैंने चारों अवस्थाओं को बताया है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से देख करके उसको टोटल समझ सकते हैं, तो आप जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? दोस्तों जोन्स के अनुसार शैशवावस्था की आयु 0 से 5 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष तक भी होती है, यानी कि जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष आप लिख देंगे तो दोनों सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बहुत इजी है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि 23 माता से 23 पिता से मिलते हैं, टोटल होकर के 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर यहीं पर जोड़ा पूछा होता तो जोड़े कितने होते? 23 होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है परिपक्वता। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सभी अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस आपके पहले चैप्टर के समाप्त होते हैं, बाल विकास की अवस्थाओं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके अंतर्गत के। और इसके बाद हम अब सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में भी सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करवाएंगे और इसके बाद बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करवाने के बाद दोस्तों हम फिर उसके भी अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो इस तरीके से सभी चैप्टर के पहले हम बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर समय बचता है तो आपके सभी लघुत्तरी क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसको नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आप कितने क्वेश्चन इसमें से पहले से जानते थे ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग की जो मेहनत है वो सार्थक जा रही है। और आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज ऐसे हमें मोटिवेट करते रहा करिए, आप लोग के मोटिवेशन की बहुत जरूरत है हमें, क्योंकि तो आप ही लोग के मोटिवेशन से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए लगातार अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों जहां कहीं भी डाउट है आप लोग क्लियर कर लिया करिए, आप लोग जरूर पूछ लिया करिए, क्योंकि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना ये हमारा कर्तव्य है और लगातार आप लोग के लिए अच्छा वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। बस ऐसे ही हमारे चैनल को अपना प्रेम और विश्वास आप लोग देते रहिए, क्योंकि हम आगे चल करके आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट की भी तैयारी अच्छे से करवा पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप सभी विषयों के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।